बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वेलकम टू बायोम इंस्टीट्यूट। वैसे तुम पहले से आ चुके हो, मैं लेट हूं, है ना। अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, आकृति, मोहन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, तो पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो कि हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। एक ब्रीफ चीज बता देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। गुड मॉर्निंग राजा, प्रिया, मीरा, दो प्रिया अपने पास, तेजस्विनी। चलिए, तो पहली चीज ये कि हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है, मतलब बॉटनी, जो आप ये एक पार्ट है बायोलॉजी का, है ना। तो आप डॉक्टर बनने वाले हो तो बायोलॉजी तो पता ही है कि बायोलॉजी जो है इट इज साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो बॉटनी की बात कर रहे हैं और बॉटनी में, गुड मॉर्निंग ज्योति, तो बॉटनी में बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो सेल पढ़ेंगे और दूसरा प्लांट के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लांट सांस कैसे लेता है, प्लांट के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, प्लांट के अंदर खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट खाने का कैसे होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और फाइनली सीखेंगे कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग सीखेंगे प्लांट के बारे में, ठीक है। अब इसमें आपका जो रेफरेंस मटेरियल है, जो कि आप पढ़ोगे, दैट इज एनसीईआरटी, है ना। आपको एक एनसीईआरटी की नाम की बुक होगी, है ना। ये बुक आपको रेफर करनी है। दिस इज द ओनली रिसोर्स मटेरियल दैट यू विल बी रेफरिंग फॉर नीट एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स एंड एनी अदर एक्स्ट्रा एग्जाम, तो आप अलग अलग, मतलब अलग अलग एग्जाम्स के लिए फिर अलग अलग बुक्स हो जाती हैं। तो यहां पर एक सेकेंड, हाँ यार, तो वी वर डिस्कसिंग कि हमारे काम की जो किताब है ना, दैट इज एनसीईआरटी। दिस इज द ओनली मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। अभी के लिए कुछ आगे अपडेट आएगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और इसके अलावा जो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स से भी ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है किताब जिसका आपको नाम दिखाया हुआ है। देखो, ये दोबारा चीजें नहीं बताई जाएंगी आपको। ये इस किताब को आपको एकदम, मतलब क्या है, एक तो समझना है और दूसरा रट डालना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना कि घोल के पी जाना, वो वाली कंडीशन है इस किताब के लिए। मतलब उसका लैंग्वेज, उसकी एक एक लाइन, उसमें जो डायग्राम्स है, उसमें जो फ्लो चार्ट है, उसमें जो भी डेटा है, साइंटिस्ट के नाम, ईयर, डेट, कुछ भी उसमें लिखा हुआ, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक अंकल का डायग्राम आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे सेल वाला जो चैप्टर है, उसके जस्ट पहले वाले पेज पर आपको एक पेज होगा, एक साइंटिस्ट के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होगी। वो इंफॉर्मेशन भी आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, दो तरीके हैं आपके पास कि आप उसको एक तो एंजॉय कर सकते हो, है ना, चीजों को, और या तो फिर बड़े सैडिस्टिक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो सैडिस्टिक तरीका है उससे आप बहुत दिन तक प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो खुश रहिए और
प्रिपेयर करते रहिए और अच्छे कॉलेज के लिए एम करिए, 2 डिजिट सिंगल डिजिट रैंक्स की तरफ फोकस करिए। सिर्फ पास होना है नीट में, ये वाला एटीट्यूड रखोगे तो पास नहीं हो पाओगे। और अगर सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, डबल डिजिट रैंक, अगर ऐसे एम्स हैं आपके, तो वहां पर फिर आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, प्रीति नाम क्या करोगी मेरा जान के? ये नोट्स देने वाला आदमी है, इस आदमी का नाम है अनिल पांडे। ठीक है, नॉट रेलेवेंट, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स विच आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और एक और चीज, मैं आप जितने भी ऑनलाइन वाले बालक हैं और बालिकाएं हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे आपका जो नेट है ना, इंटरनेट, उसको बचा के रखें ताकि क्लास में खत्म ना हो जाए और बफरिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बस ये मेरी तरफ से है यार। ठीक है, बाकी तुम्हारे स्कूल में जो भी बताया जाता है ना, कुछ चीजें स्कूल में, क्योंकि आपको ये तो जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। आपके जो स्कूल वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लिखना भी है आपको, तो वो जो है वैल्यू एडिशन के लिए आप जो स्कूल वाले रेफर करें आपको, वो किताब आप ले लीजिएगा और स्कूल के एग्जाम्स के लिए वहां प्रिपेयर करो। देखिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको स्कूल में भी काम आ जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। बट ये है ना कि स्कूल में थोड़ा सा एक लिखने का तरीका होता है कि, है ना, स्टार्टिंग में इंट्रो रहना चाहिए, बीच में बॉडी होना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन, तो वो सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे बहुत ही ऑब्जेक्टिवली कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करेंगे हम लोग, और फिर आप उसको यूज कहीं पे भी करो, नीट में करो, बोर्ड में करो, जहां मर्जी वहां लगा दो। ठीक है, अच्छा, एक और बात, हां ठीक है, तो यहां पर एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने से पहले उसके बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग आईआईटी दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी करके निकल जाते हैं और उन्हें यह नहीं पता रहता कि जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। ठीक है, तो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेस के बारे में समझ लिया, मार्स पे लाइफ है कि नहीं है वो समझ रहे हैं और अर्थ के बारे में पता नहीं है। तो अपने को रिसर्च ओरिएंटेड अभी स्टडीज नहीं करनी है, अभी अपने को जो है पहले अपन कॉलेज पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर रिसर्च पे रिसर्च आप कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल रोकने नहीं आऊंगा, इनफैक्ट आपको मोटिवेट करूंगा उसके लिए। तो बट अभी जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, कुछ सिंपल बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप भी कोशिश करना कि सिंपल चीजों को अच्छे से समझ लो। जहां पर भी डाउट आए तो आपके पास एक नंबर होगा, पिछले साल तक यह नंबर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता था, बट अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, इस साल मजबूरी में देना है क्योंकि आपके पास डाउट क्लियरेंस के लिए कोई वैसा सामने वाला चक्कर नहीं है। तो वैसे आप आ सकते हो, इंस्टीट्यूट भी आ सकते हो डाउट पूछने के लिए, बट अगर आप घर पे हो और बाहर नहीं निकल रहे हो तो ये नंबर है आपके लिए रेफरेंस के लिए, और इसको आप यूज कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए, कहीं के भी क्वेश्चंस हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कहीं के भी क्वेश्चन हो, स्कूल के हो, है ना, किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो, बॉटनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उस नंबर पे। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, पहला सेशन। तो पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर बनने के बारे में सोचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल यू फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, और सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है सेल। मानसी क्या पूछ रही है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल। हाँ, बस आ रहे हैं, आगे आगे मत भागिए, बस पहुंच रहे हम लोग वहां पे भी। मोहन क्या पूछ रहे हैं? सर कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा ना? हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा ना, सेल जो है थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इज एम आर वो जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखवा पाऊंगा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए सेल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बार एक अंकल थे लमार्क। ठीक है,
इन्होंने पहली बार बताया कि नो ऑर्गेनिज्म कैन बी लिविंग विदाउट अ सेल। और यहां से शुरू हुई हमारी कहानी इस टॉपिक की, ठीक है। तो यहां आप जो है समझिए इस बात को कि बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे बायोस्फीयर में, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर में कहीं पर भी आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जिसके पास सेल ना हो, ठीक है। तो एक तो यह चीज है। दूसरी बात क्या है, सेल जो है, बोला गया है कि सेल जो है इसका मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट। मतलब आप जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन कर लो। रूम में क्या होगा, वॉल होगा और अंदर में एक खाली स्पेस है। तो आपके रूम और सेल में क्या डिफरेंस है? रूम को हम लोग जब इमेजिन करते हैं तो वॉल होता है और एक हॉलो स्पेस होता है। बट जब तुम सेल की बात करते हो तो सेल जो है एक जिंदा चीज है, लिविंग एंटाइटी है। और लिविंग एंटाइटी के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है वो हम लोग सीखेंगे आगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सेल का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है, कंपार्टमेंट। अच्छा, साइटोलॉजी देखिए यार, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, और साइटो मतलब होता है सेल, यानी साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इजी। अब दो बातें हैं इसमें, एक तो सेल का स्ट्रक्चर और दूसरा सेल डिवीजन। तो जब हम इन दोनों चीजों को स्टडी करते हैं, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा सेल डिवीजन, ये दोनों चीजों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो हमारे ये दो चैप्टर्स है बेसिकली। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है सेल में, और दूसरा पढ़ेंगे कि एक सेल डिवाइड कैसे करता है। डिवीजन का मतलब क्या हो गया, एक सेल और ये जो है दो सेल्स में डिवाइड कर गया। तो ये कंडीशन है हमें। सबसे पहले अपन जो है वी आर इंटरेस्टेड इन सेल स्ट्रक्चर। देखो ये कंक्लूड किया गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो जब पहली बार तुमने क्लास 6 में सेल पढ़ा था तभी बताया गया था कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर जिंदा रहना है तो सेल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये नेकेड आई से, यानी डायरेक्ट आंखों से विजिबल नहीं होता। इसको देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है अलग अलग अंकलों ने डिस्कवर किया, ठीक है। और पहले जो है सिंपल जो आप लेंसेज देखते हो आज के टाइम पे, वो लेंसेज यूज करते थे। जैसे रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने सिंपल जो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने एक लेंस सिस्टम डेवलप किया था जिसको ये सिंपल माइक्रोस्कोप कहते थे। इन्होंने पहली बार इस लेंस सिस्टम से क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स। कहां पर, एक पेड़ होता है ओक आपने सुना होगा, है ना। तो ओक जो है उसका जो आउटर एक स्टेम में जो आउटर लेयर होता है ना, वो डेड होता है।
उसके सेल्स को ऑब्जर्व किया था, वो डेड सेल्स को ऑब्जर्व कैसे किया था, लेंस सिस्टम से। तो बेसिकली ये फिजिक्स के स्टूडेंट थे, और उस टाइम में जो है, आज भी आप देखोगे कि जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर पढ़ना पड़ता है, इससे बायोलॉजी को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक का नाम आप याद रखोगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या आपको याद करना है। जैसे लमार्क का नाम आप याद रखो या नहीं याद रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद रखना है, और इनका कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है कि इन्होंने जो लेंस सिस्टम डेवलप किया था उसकी मदद से क्या देख पाए थे, ये डेड सेल्स देख पाए थे। ठीक है, इसके बाद एक और अंकल हैं, ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने क्या देखा, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स, इनको जो भी दिखता था वो सब देख लेते थे इस लेंस से। भाई लेंस डेवलप हो गया था। रॉबर्ट हुक के बाद ये है, इन्होंने सब कुछ लेंस के अंदर देखने स्टार्ट किया। खून निकल रहा है कहीं से, खून को लेंस से देखा, तो खून में एक ड्रॉप जो आपका ब्लड होता है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो आप समझ रहे हो कि कोई ना कोई दिख ही जाएगा। तो लेंस सिस्टम से इन्होंने बैक्टीरिया देखा, इन्होंने खून देखा, इन्होंने अलग अलग सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, मतलब ये खोजते ही थे। मतलब भाई पहले के टाइम में ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज तो कुछ था नहीं, जो मिल जाए उसको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से समझना है कि क्या है। ठीक है, तो ल्यूवेनहुक, ये दूसरा नाम आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, इनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स एंड डिस्क्राइब देम। ठीक है, कि हाँ भैया ये हमने लिविंग सेल देखा। अब देखिए, एक अंकल हैं स्क्लीडन अंकल। स्क्लीडन जो है, इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये लो एक बहुत बड़ा कंक्लूजन। जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं अपने आसपास, आम का पेड़ है ना, नीम का पेड़, यानी इन्होंने बोला ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे किस चीज के बने हैं, सेल्स के बने हैं। ठीक है, तो अब देखो एक और अंकल एक्साइटेड हो गए, स्वान अंकल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, ऑल एनिमल्स are made of cells. Also, all animal cells lack cell wall, and plant cells have cell wall. अब देखो सेल वॉल क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल आप ये इमेजिन करो कि एक सेल है। सेल मतलब क्या, एक कवर्ड रीजन, इसके अंदर अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एक तरह का सोल्यूशन। नमक चीनी का घोल बनाते हो ना पानी में, वैसा आप एक सोल्यूशन इमेजिन कर लो। तो मान लो साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होगा, ये क्या होता है, सेल वॉल। बचपन में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा यार, है ना, एकदम तो नॉविस नहीं होंगे। तो यहां पर सेल वॉल जो है बोला, इन्होंने बताया कि प्लांट के सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो ये कंडीशन, ये डेरिवेशन आपने किसने बताया है, स्वान अंकल ने बताया है। स्क्लीडन का कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, स्वान का कंक्लूजन बता दिया। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं और इनका कंक्लूजन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अंकल है अपने वर्चो। वर्चो ने क्या बताया कि ऑल न्यू सेल्स
arise from pre-existing cells. ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जितने भी नए सेल्स आपको मिलेंगे वो सब कहां से मिलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलेंगे। तो ये हो गया पेरेंट सेल, और ये जो अब मिलेंगे आपको ये हो गए आपके डॉटर सेल्स। अच्छा, कभी कभी ना तुम्हारी एज के बालक पूछ लेते हैं कि सर सन सेल्स क्यों नहीं बोला, डॉटर क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा पार्शियलिटी क्यों है। तो सन इसलिए नहीं कहते ना भाई साहब कि अपने प्लैनेट पर बच्चे बनाने का जो प्रोसेस है वो लड़के नहीं करते, कौन करती हैं, लड़कियां करती हैं। यानी मां जो होती है वो ही बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। कभी तुमने ये न्यूज में नहीं सुना होगा कि बाप जो है उसने बच्चे बना दिए, ठीक है। तो यानी अगला जो सेल होगा, यानी इसके बाद जो सेल बनाएंगे वो ये सेल्स बनाएंगे। तो इनको आप क्या बोलोगे, सन सेल्स नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डॉटर बोलते हैं, बिकॉज ओनली मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या सेल्स। तो ये कंडीशन है आपका, ठीक है। तो डॉटर सेल्स ये है। अच्छा, इनका जो एक्चुअल रियल स्टेटमेंट था, हाँ बहुत बढ़िया मोहन जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ये जो वर्चो का, ये तो हमने है ना, हमने जिनको इंग्लिश आती है उन्होंने ये चीज ट्रांसलेट करी है। इनका जो एक्चुअल स्टेटमेंट था वो क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, वर्चो का एक्चुअल स्टेटमेंट। तो नए जितने भी सेल्स आएंगे वो सब यहां से आएंगे। अब देखिए ये 3 लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, 3 लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, कंक्लूजन ऑफ स्क्लीडन, स्वान एंड वर्चो, इनका जो कंट्रीब्यूशन था इस पूरे कंक्लूजन को मिलाकर क्या बोला, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो टर्म है ये आया गया था पहले ही, यानी स्क्लीडन और स्वान ने ही दे दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। इन दोनों के कंक्लूजन को बोल दिया गया था सेल थ्योरी। बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर नए सेल्स बनते कैसे हैं। तो वो चीज डाउट का किसने क्लियर कर दिया, वर्चो ने क्लियर कर दिया। तो यानी अब जो नया जो आपका जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तीनों को दिया जाता है, ठीक है, स्क्लीडन, स्वान एंड वर्चो। अच्छा, तो सेल थ्योरी क्या बोलता है, इसके हिसाब से क्या क्या स्टेटमेंट हो गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, है ना। अगर मतलब एकदम ब्रॉड टर्म में बात करें तो ये 2 कंक्लूजन है आपके, कि पहला क्या हो गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, और दूसरा हो गया क्या कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट प्रॉब्लम यहां पर खत्म नहीं होती। अभी भी आपने देखा है जिस वजह से हमारा लॉकडाउन हुआ है और ऐसी की तैसी हो गई है हमारे देश की इकोनॉमी की, तो वो है अपना एक छोटा सा ना दिखने वाला आरएनए पार्टिकल जिसको आप कोविड-19 बोलते हो। तो कोविड-19 जो है ये क्या है, वायरस है, ठीक है। तो वायरस कहता है कि मेरे पास नहीं है सेल, बट फिर भी आप देख रहे हो कि वो इन्फेक्शन कर सकता है। इन्फेक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। तो इन्फेक्शियस है वायरस, बट उसके पास सेल नहीं है। वायरस अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है, देख रहे हो कहां
जहां तक तुम नहीं पहुंच सकते वहां वहां उन देशों तक पहुंच गया, यानी मल्टीप्लाई कर सकता है। और मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी किसका होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। बट वायरस बोल रहा है कि मेरे पास सेल नहीं है, इंफेक्शन कर रहा है बट सेल नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहा है बट सेल नहीं है। बोल रहा है कि मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, बट सेल नहीं है। तो हर चीज यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस हैं ऑफ सेल थ्योरी, यानी हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास सेल नहीं है बट फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, विरुसॉइड्स, who are also known as satellite RNAs, prions, ये लोग कौन है? नॉन सेलुलर पार्टिकल्स। दीज आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स। यानी इन लोगों के पास सेल नहीं है, बट दे डू नॉट हैव सेल, दे डोंट हैव सेल, बट show some characters of life। कुछ कैरेक्टर्स यहां पर शो करते हैं लाइफ के। जो है बिल्कुल सही मोहन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। राजा जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेल वॉल इज द आउटर कवर। इंटेलिजेंट तो लग रहे हो, बहुत बढ़िया क्राउड है, इंटेलिजेंट तो लग रहे हो। चलो अब इसी पूरे शिद्दत और माइंडफुलनेस के साथ लगे रहिए। तो एक्सेप्शंस हमने बोले, ये अभी आप याद कर लीजिए, एंड वंस यू विल स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आप जो है इन सब चीजों के लिए एक्नॉलेज्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डरना मत कि ये सर ने नहीं बताया, ये बताया जाएगा, अलग चैप्टर में बताया जाएगा इनके बारे में कि क्या हैं ये लोग, ठीक है। चलिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रायंस जो है ये क्या होते हैं ना यार, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, हो गया ना ये? अच्छा ठीक है। हरीश जी, ये हर्ष जी जो है, आप ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रेफर करिए, वहां पर आपको शायद पढ़ा दिया गया है, तो आप वहां पे जाके देखिए, ठीक है। तो प्रायंस जो है इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स है, वहां लिखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले में पार्ट में, ठीक है। ये प्रायंस जो है आपके जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है और आप पागलों की तरह घूमते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमंस जो है वो एक सिम्टम है कुरु डिजीज का, कुरु डिजीज के ये करता है। तो कुरु डिजीज में क्या होता है ना, पेशेंट पहले स्टेज में बहुत हंसता है, ठीक है, उसको बहुत हंसी आती है, आप उसको झापड़ भी मारोगे ना तो भी हंसते रहेगा, तो उसको कहते हैं लाफिंग डेथ डिजीज। तो ये जो है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ह्यूमंस में या गाय भैंस में, है ना, भेड़ बकरी में, उनमें ये इफेक्ट करता है, यानी एनिमल्स में डिसऑर्डर करता है प्रायंस, ठीक है। तो ये जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। सेल थ्योरी में ये सारे एक्सेप्शंस हैं, तो बिना सेल के ये लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी लिविंग जो लोग हैं वो दो कैटेगरी के हैं, ठीक है। एक कौन से हैं? यूनिसेलुलर या एसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो
आप ये समझो कि यहां पर आपका जो सेल थ्योरी है ये दोनों पर एप्लीकेबल है, यानी यूनिसेलुलर पर भी एप्लीकेबल है और मल्टी सेलुलर पर भी एप्लीकेबल है। हां जी बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल सही बोला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है दो तरह के हैं। अब जैसे हमारे केस में, जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरी बॉडी में मतलब मोर देन ट्रिलियन ऑफ सेल्स होंगे। ट्रिलियन, नॉट इवन बिलियन, ट्रिलियंस में सेल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ये समझो कि हमारा जो बॉडी है उसमें मोर देन 200 टाइप के तो सेल्स हैं, टाइप के। ठीक है, तो आप समझिए कि कितना गजब का सिस्टम है हमारे अंदर। तो यूनिसेलुलर की अगर आप बात करते हो, इनको हम लोग ए सेलुलर भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है कि सेल नहीं है, सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। और ए सेलुलर का मतलब क्या हो गया कि एक सेल है। ठीक है, तो यहां पर एक सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल्स देखो, इससे आसान चीज तो तुम्हारे कानों ने सुनी ही नहीं होगी। यूनि का मतलब क्या होता है, एक। सेल मतलब तो आपको पता ही है। तो एक सेल के एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं, प्रोटिस्ट जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, और आपके प्रोटोजोन्स हैं। जिसका एग्जाम्पल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अमीबा है ना। या फोटोसिंथेटिक में आपने बचपन से एक एग्जाम्पल तो जरूर पढ़ा होगा, यूग्लिना, है ना। स्लाइम मोल्ड्स तो है ही। तो यहां पर आप यह समझिए कि ये बैक्टीरिया और ये प्रोटिस्टा, ये लोग सब लोग कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा यहां पर फ्यू फंजाई, जैसे कि यीस्ट, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज होता है, बेवरेजेस बनाने वाली इंडस्ट्री जहां पर बियर वगैरह बनता है वहां पर ये यूज होता है। इसके अलावा आपके कुछ एल्गी हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास। तो ये आप अलग अलग जगह पर ये पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आपको बताया जाएगा कि उस ग्रुप में ये लोग यूनिसेलुलर हैं, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये आपके कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। मल्टीसेलुलर इसके तो है ना, है ही है। ठीक है, एग्जांपल्स ह्यूमंस। इनफैक्ट जब भी तुम एनिमल्स कहते हो ना, एनिमल्स, तो एनिमल होता ही है मल्टीसेलुलर। ठीक है, ऐसा कोई एनिमल नहीं है जो यूनिसेलुलर हो। जितने भी यूनिसेलुलर लोग थे जो एनिमल्स के कैरेक्टर शो करते थे, उन सबको कहां डाल दिया है, प्रोटोजोआ में। तो जोआ जो है यानी एनिमल्स, और इनिशियल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। तो जितने भी यूनिसेलुलर लोग थे जिनके अंदर एनिमल का कैरेक्टर था, उनको बोल दिया प्रोटोजोआ। और जितने भी मेटाजोअन्स थे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एनिमल के नाम से कहते हैं। तो एनिमल्स जो है वो कैसे हो गए, मल्टीसेलुलर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप भर भर के, है ना, एनिमल बोल दिया मतलब क्या, इंसेक्ट से लेकर जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बात यह है कि मल्टीसेलुलर जब आप कहते हो, ठीक है, तो आपका जो सेल है वो कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ग्रुप बना लेता है। यानी वहां पर जो सेल्स हैं, यहां की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं।
यानी ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, ठीक है ना। मतलब मतलब मान लो कि वहां पर आप डाइजेशन करना चाहते हो, तो कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स एक ग्रुप बनाएंगे और वो लोग मिलकर क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो टिश्यू क्या हो गया, एक ग्रुप। टिश्यू से क्या बनाएंगे हम लोग यार, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनाएंगे यार, ऑर्गन सिस्टम। देखो जब भी सिस्टम वर्ड यूज कर दिया जाए कहीं पर भी, इसका मतलब होता है ग्रुप, कहीं पर भी लिखा हो, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। यानी यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो मिलकर क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर काम करने वाले हैं। जैसे बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म व्हाट, डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम। तो जब भी सिस्टम वर्ड लगाया जाए तो समझ लेना कि वो क्या करने वाले हैं, कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होने वाले हैं। एंड विद दिस ऑर्गन सिस्टम वी आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आप समझ सकते हो कि एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है सेल्स के बीच में, और दो सेल्स और बहुत सारे मल्टीपल सेल्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करके, समझ रहे हो, जब तुम सो भी रहे हो तब कितने सारे इंटरेक्शंस सेल्स के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप बीइंग अ डॉक्टर, है ना, फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, तो अपनी बॉडी की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत ही जबरदस्त चीजें इसके अंदर हो रही हैं जो कि आपको शायद पता भी नहीं चलती हैं। पर सेकंड आपके अंदर इतने गजब के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं कि जिस दिन आपको पता चलेंगे कि ये चीजें हमारे अंदर हो रही हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ताज्जुब लगेगा कि गजब, रियलाइज ही नहीं किया था, है ना। अपने को लगता है कि मोबाइल बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बॉडी के बारे में तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है तुम भूल जाओगे। मतलब अभी तक का सबसे इंटीग्रेटेड और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तुम लेके घूम रहे हो, है ना। करोड़ों की संपत्ति लेके, करोड़ तो सस्ता बता दिया, अरबों की संपत्ति है ना। अगर आप अपने बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को आर्टिफिशियली लैब में कराओ, किडनी, हार्ट और ये सारे फंक्शंस, तो वहां पर एक ह्यूमन को के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस कराने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी बॉडी की रेस्पेक्ट किया कीजिए एंड स्टडी इट। तो यहां पर आप जो है बात आपने बताया कि ये कंडीशन है। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक और कैटेगरी है जिस कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज अ डायरेक्टर ऑफ द सेल। यानी एक सेल के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है। तो ऑर्गेनिज्म जो है दो टाइप के हैं, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है यार फर्स्ट बोलो या प्रिमिटिव बोलो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ध्यान रखिएगा इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पहले आए थे हमारे प्लेनेट पर और ये बाद में आए थे। तो आपके इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, फंजाई, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स। और इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, कौन सा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यहां पर अलग अलग टाइप्स के हैं। एक आपके जो मान लेते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी,
जिनको आप मिक्सोफाइसिए बोलो या साइनोफाइसिए बोलो, बहुत बढ़िया, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो फाइसिया का तो मतलब होता है यार क्लास ऑफ एल्गी, क्लास ऑफ एल्गी। मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड, साइनो मतलब कॉपर, जहां पर भी प्रेजेंट होता है वहां पर साइनो वर्ड यूज करते हैं, और इसी की वजह से इनका कलर क्या आता है, ब्लू आता है। तो यहां पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक एग्जांपल ये हो गया। इसके अलावा आपको मिलेंगे आर्के बैक्टीरिया, है ना। इसके अलावा आपको मिलेंगे पीपीएलओ, जिनको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं या एमएलओ कहते हैं। इसके अलावा क्लमाइडिए, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग वहां पर आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, ये आपके कौन हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए। ये आपके कौन हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए यार। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। If we do not have nucleus, we'll be calling it as prokaryotic cell, and if we have nucleus, we'll be calling it as eukaryotic cell. तो ये जो है यू जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू या एडवांस्ड, ठीक है। यानी अपने पास यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमारा जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है, उसमें जो आप सेल वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें बेसिकली पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया। देखो हम लोग ना सेम सीक्वेंस में चलेंगे, जैसा उसमें लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में चलेंगे, और आपके लिए एडवांटेज ये है कि आप उसको साथ के साथ खत्म कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन लैग हुआ अगर, है ना, अगर मैं आगे निकल गया और तुम पीछे रह गए तो फिर दिक्कत है वहां पर। और आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, रात में सोने से पहले आधे घंटे आराम से लेट जाओ, एकदम रिलैक्स होके, आराम से रजाई वजाई ओढ़ लो, और ये नोट्स बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो नोट्स जो है बना लीजिए और आराम से उस नोट्स को जो है लेके बैठ जाइए। आधा घंटा उसको एक बार जस्ट ऐसे रीड कीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रटिए और सो जाओ, ठीक है। और सुबह उठ के फिर क्या करो, 10 मिनट लगेगा, पेन उठाओ और लिख डालो जो भी इंफॉर्मेशन तुमने पढ़ा है रात को। तो सोने से पहले आधे घंटे और सुबह उठ के 10 मिनट, हो गया 40 मिनट के अंदर आपका टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता सकता मैं। अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट होता है, मानसी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो यू बैक्टीरिया, प्रिया, यू बैक्टीरिया, ये सब यू बैक्टीरिया ही थे, ये सब जो है ना, बीजीए यू बैक्टीरिया था, क्लमाइडिए यू बैक्टीरिया था, एक्टिनोमाइसिटीज यू बैक्टीरिया था, ये सब यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट है। सेल स्ट्रक्चर में सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड कुछ बातें मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। बाकी जो डिटेल्ड वर्जन है वो आपको कहां मिलेगा, किंगडम मोनेरा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जितनी भी बातें एनसीईआरटी में है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी बातें मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल जब भी बोलते हैं तो ये किसके अंडर में आता है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसमें मोनेरा में आपको पता है सिर्फ बैक्टीरिया मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं ये डायग्रामेटिकली क्या क्या चीजें हैं।
अब देखिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। यहां पर सबसे पहले देखो, ये बाहर में क्या मिल रहा है आपको? ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर दो पार्ट हैं, कैलिक्स और ग्लाइको। कैलिक्स वर्ड मेरे को लगता है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, कभी ना कभी फूल के बारे में पढ़ा होगा, फ्लावर। फ्लावर में अगर आप देखोगे तो सबसे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, जैसे आपने कभी कोई सा भी फ्लावर देखा होगा यार, ग्रीन कलर का सबसे बाहर में एक तो पेडिसल जहां से पकड़ा है फूल, और उसके बाद फिर वो जो लीफ वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में, उसमें सबसे बाहर क्या होता है? सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, और सेपल्स के पूरे वर्ल को क्या बोलते हैं यार? कैलिक्स। तो कैलिक्स का काम क्या होता है यार? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। कैलिक्स जो है वो सबसे पहले बनता है फ्लावर के अंदर, और उसका काम होता है प्रोटेक्शन। तो यहां पर कैलिक्स मतलब हो गया आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, और ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। और कैलिक्स का मतलब क्या होता है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो बात यह है कि यहां पर इसका टोटल मतलब क्या हो गया कि एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज मेड अप ऑफ शुगर। यानी बाहर वाला जो पर्पल कलर का लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये शुगर का बना हुआ है और सबसे बाहर में दिख ही रहा है। इसके अंदर अगर बात करोगे ब्लू वाले की, इसका नाम क्या है? सेल वॉल। और अगर सबसे अंदर वाले की बात करोगे तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? सेल एनवलप। इन तीनों को क्या कहा जाता है यार? सेल एनवलप। तो आप यह समझो कि यहां पर जो सेल एनवलप है, इसमें कितने पार्ट्स है टोटल? 3 पार्ट्स हैं। सबसे बाहर कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर कौन? सेल वॉल। सबसे अंदर कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे क्या एक किसी ने कोई टेक्स्ट किया है बट वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है कमेंट बॉक्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाला जो बच्चा है, प्लीज एक बार फिर से टाइप कर दो, क्या डाउट है? ठीक है, नहीं देख पाया। अरे ग्रुप ऑफ पेटल्स को नहीं बच्चे, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, है ना। पेटल्स के वर्ल को कोरोला कहते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं सेल की बात। बैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर क्या हो गया? सेल एनवलप। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। बाहर से अंदर सीक्वेंस याद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम ध्यान से देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर गया है, और इस अंदर की तरफ फोल्डिंग को अपन क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। तो ये यहां पर एक होता है सेंट्रल मीजोजोम और एक होता है पेरिफेरल मीजोजोम। देखो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? साइड में, और सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर में। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल मीजोजोम जो है, इसको सेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अटैच्ड होता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से। यह कौन है? यह है अपना भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, प्लस यहां पर आपको मिलते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, प्लस आपको यहां पर मिलते हैं आरएनए। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें क्या क्या है आपको, आपके पास डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए, और इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है यार? न्यूक्लियोइड है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहां पर तकलीफ हो सकती है। डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है? नेकेड क्या होता है? सर्कुलर क्या होता है? डीएनए इनफैक्ट क्या होता है? साथ में आरएनए क्या होता है? ये नॉन हिस्टोन क्या लिख दिया है सर ने। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, ये बातें हम लोग सीखेंगे जब मैं आपको
जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ाऊंगा। जब डीएनए के बारे में बताऊंगा तो हिस्टोन क्या होता है, नॉन हिस्टोन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, सर्कुलर क्या है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। तो टेंशन मत लेना कि सर ने ये छोड़ दिया, बताया नहीं, ठीक है। आगे जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको ऐसा कोई टर्म नहीं रहेगा जो आपको पता ना हो, ठीक है। मास्टर आया है तो बता के जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये जो आदमी है इसमें देखिए टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3, जिसमें से पहला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ये दूसरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहां से यहां तक देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो है ये क्या है, हुक। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका फिलामेंट या शाफ्ट। और इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलस या पाइलाई। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ये जो एरिया है आपका अंदर में, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है आपका, राइबोसोम। ठीक है, इतनी बातें। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं यार, ठीक है। मोहन क्या बोल रहे हैं यार, टोटल स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहते हैं कि 1 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। यार ये एक जो है उसको आप मीजोसोम बोल सकते हो। अगर सिंगल है ना, तो जैसे ये मान लो ऐसा है, इसको आप क्या बोल सकते हो, मीजोसोम। बट अब इसको भी क्या बोलोगे, मीजोसोम ही तो कहोगे। ये जो अंदर की तरफ फोल्ड आए यानी इसको क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम। तो अब यहां पर एक मीजोसोम हो, 2 हो, तो सबको क्या बोल सकते हैं, मीजोसोम्स, ठीक है। अब आगे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, सेल एनवेलप से। सेल एनवेलप, देखिए सेल एनवेलप में टोटल 3 पार्ट्स थे। एक आपको मैंने बताया था क्या चीज है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, यहां पर ध्यान रखना कि ये जो है दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये तो बता ही दिया, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है। दूसरी बात, ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्सूल, ठीक है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अब देखिए यहां पर स्लाइम लेयर और कैप्सूल की अगर बात करें तो यहां पर जो कैप्सूल है ये मेड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, और ये जो है आदमी, इट इज मेड ऑफ शुगर ओनली। दूसरा, अगर इसके फंक्शंस की बात, ये थोड़ा सा कैसा होता है, लूज होता है, ठीक है, लूज होता है और पतला होता है, ठीक। और ये कैसा होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। फंक्शंस की बात करो यार, देखिए पहला चीज है, स्लाइम लेयर को तुम इमेजिन कैसे करोगे। स्लाइम लेयर जब भी बोला तो लेयर तो देखो लेयर ही है, लेयर का मतलब तो क्या, एक लाइन। स्लाइम क्या होता है, स्लाइम मतलब क्या होता है, एक जेल जैसा चीज है ना। जेल आपने देखा होगा, इतने सारे जेल आप यूज करते हो डेली लाइफ में, तो आप जेल जैसा इमेजिन करिए, ठीक है। तो स्लाइमी जहां पर भी लिखा हुआ है या म्यूसिलेज जहां पर लिखा हुआ है, स्लाइम, म्यूसिलेज, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, टेक्सचर। छुओगे तो कैसा, जिलेटिनस है ना। तो ये सब जो है ये आपको कैसा दिखाई देगा, कैसा छूने में कैसा महसूस होगा, जेल जैसा। तो ये जो जेल है आप देखते हो, जेल जो है लगभग चिपक जाता है, कहीं पर अगर आप रखते हो तो उसका जो है स्टिकी नेचर होता है। तो स्लाइम लेयर का भी कैसा नेचर होगा, स्टिकी नेचर, यानी ये बैक्टीरिया को
हेल्प करेगा किस चीज में? चिपकने में। कहीं पर भी अटैच होना है, मान लो किसी दीवार में अटैच होना है, किसी पत्थर पर अटैच होना है, तुम्हारी बॉडी पर अटैच होना है, तो कौन हेल्प कर देगा? स्लाइम लेयर। तो ये जो है यहां पर इट हेल्प्स इन अटैचमेंट of bacteria to substrate. राइट? तो यहां पर ये आपको जो फंक्शन है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है? नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल देखो, इसका जो नेचर है हार्ड एंड थिक, और हम लोग कभी भी हार्ड एंड थिक बात कर रहे हैं, यानी वो किस चीज में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन। तो यहां पर जो फंक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। किससे? एनवायरमेंट, हार्श एनवायरमेंट, दूसरा इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, तो तुम्हारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है ना? मान लो दूसरे कंट्री ने अपने देश पे अटैक किया है, तो अपने पास क्या है? मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है ना, एयरफोर्स है। तो अपना काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा तीनों का, कि उस अटैक को रोकना और उन लोगों को खत्म कर देना जिन्होंने अटैक इनिशिएट किया था। तो अपने पास जो डिफेंस सिस्टम है, अपना जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है और नेवी है, वो कौन है? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम किसका? होस्ट का। मान लो एक बैक्टीरिया मेरी बॉडी में, मैंने सांस लिया, हवा में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया थे, अंदर गए होंगे, बट क्या इंफेक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे इम्यून सिस्टम ने उनको क्या किया होगा? उनकी ऐसी की तैसी कर दी। यानी मैं कौन? होस्ट, और वो बैक्टीरिया जो अंदर आया था वो कौन था? पैरासाइट था। तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इस चीज को कैसे कर रहा है? उसके कैप्सूल जो है हमारे इम्यून सिस्टम से बचा सकता है। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है, अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो इम्यून सिस्टम से मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? कैप्सूल है। तो ये एक कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। अगली बात, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर अगर आप आओगे तो क्या मिलेगा? सेल वॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट भी हो सकता है यार, एब्सेंट भी हो सकता है। हाँ, स्लाइम, बिल्कुल, स्लाइम लेयर जो है डेसिकेशन से बचा सकता है ना, पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा। जेल जो है वो पानी को वापस से हाइड्रेट करके रोक लेता है, तो वहां पे ड्राइनेस नहीं होगी। बैक्टीरिया के सेल का जो पानी है वो बाहर जाने से रोक देता है स्लाइम लेयर। तो वो भी एक फंक्शन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो सेल वॉल जो है ये मिल भी सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जाम्पल जो है अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा, अभी बताया था ना, ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का। ठीक है, एक बैक्टीरियल ग्रुप है जिसमें उसके मेंबर्स के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलता। पॉजिटिव है अगर, इफ प्रेजेंट, जनरली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको आप म्यूरिन भी कह सकते हो। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है बेसिकली दो पार्ट्स का बना होता है। देखिए, इसमें टोटल दो वर्ड्स हैं, एक तो ग्लाइकैन है और एक पेप्टिडो है। ग्लाइकैन का मतलब होता है शुगर, और पेप्टाइड वर्ड जैसे ही आया, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बॉन्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर NHCO, NH सुना होगा कभी ना कभी, और CO कार्बोक्सिल ग्रुप,
तो ये जो है इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये कौन सा होता है? अमाइड बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? अगर ये दो अमीनो एसिड के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। इफ प्रेजेंट बिटवीन टू अमीनो एसिड्स तो क्या बोलेंगे उसको? पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली प्रोटीन, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड आए तो आप समझ लेना कि प्रोटीन की बात चल रही है वहां पर। तो पेप्टिडोग्लाइकैन दो चीजें हैं। तो यहां पर जो पेप्टिडोग्लाइकैन है, इट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, अमीनो शुगर और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स यहां पर 4 होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है यार? कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मान लो कार्बन है और यहां पर R का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? कार्बन हाइड्रोजन की चेन, ठीक है। कार्बन कार्बन की चेन को क्या कहते हैं यार? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन यहां पर R डैश यानी अलग हाइड्रोकार्बन चेन है और R अलग हाइड्रोकार्बन चेन है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर सेम कार्बन के साथ तो ये जो है, ये कौन सा ग्रुप है? अमाइन ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो क्या बोल दिया इसका नाम? एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एमिनो एसिड। तो ये यहां पर आपका जो एमिनो एसिड है, यहां पर एमिनो एसिड प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। नाम जानने की जरूरत नहीं है। एमिनो शुगर जो है यहां पर कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? इनका नाम जानना जरूरी है। एक है नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, नाग एन एसिटाइल एसिटाइल, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। ग्लूकोज तो सुना होगा, सिंपल लैंग्वेज डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो ये ग्लूकोज, ये जो नाग है, ये ग्लूकोज का ही एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है, टाइप ऑफ ग्लूकोज है। तो नाग जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड है। इन दोनों, ये दोनों क्या है? अमीनो शुगर है, ठीक है। तो आपको पेप्टिडोग्लाइकैन किस चीज का बना हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अमीनो शुगर और अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में पेप्टिडोग्लाइकैन पूछा जाए या ना पूछा जाए, क्या होता है ना, तुम्हारी एज में तुम्हें लगता है कि जहां पर डिफिकल्ट वर्ड लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, बट बिलीव मी, वो पुराने जमाने में होता था। वो 19 वाला जो पीरियड था, 1991 से 2010 तक, तो उस टाइम में ये सब पॉपुलर हुआ करता था। जो डिफिकल्ट टर्म दिख गया वही इंपॉर्टेंट है। अब वैसा नहीं है, अब आसान टर्म हो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकैन या मुरीन याद हो या नहीं हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बट तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका जो मेन लाइन है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड। अरे बोला ही नहीं तो साउंड कैसे आएगा? अभी अभी बोला ही नहीं था, है ना, कुछ नहीं कह रहा था अभी। देखो इधर क्या है, NHCO, NH एमिनो ग्रुप है और CO जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आया है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO और NH ग्रुप का NH,
तो ये इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोलते हैं यार? अमीनो अमाइड बॉन्ड। ये जो NHCO बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। इतना आपको याद करना है। हाँ भैया, तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। और शुगर आपको पता है ना, शुगर, ये दोनों शुगर हैं, और अमीनो एसिड 4 होते हैं, है ना, लाइसिन वगैरह, अर्जिनिन वगैरह होता है, आपको याद नहीं रखना है। ये कंडीशन है सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज का बना होता है? नेक्स्ट, देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? अभी आ रहा है साउंड? अभी बताओ, साउंड आ रहा है ना? अभी तो आ रहा होगा यार। यस और नो बोल दो जल्दी से। अरे काम चोरों, जल्दी लिखो यस और नो। साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? हद हो गया। कितना समय लगता है यार? अरे जिंदा हो? हाँ अच्छा ठीक है, आया आया आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अब जो है सुनो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अभी तक कोई नहीं लिख रहा था, अब लिखेंगे, सब लिखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोनों के सेल वॉल पर फोकस करते हैं, है ना? सेल वॉल। अच्छा, इसका जो सेल वॉल है ना, ये देखें, ये पूरा सेल वॉल है, और ये पूरा जो है ये किस चीज का बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकैन का। पूरा जो है ये किस चीज का बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकैन का। यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो यहां दो बातें हैं, एक तो सिंगल लेयर्ड होता है, और दूसरा मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। दूसरा, ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि यहां पर दो लेयर होते हैं, ठीक है? एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है ना यार? एक कौन सा हो गया? आउटर लेयर, और दूसरा कौन सा हो गया? इनर लेयर। तो यहां पर आप समझिए कि पहला डिफरेंस यहां पर एक सिंगल लेयर होता है, ये डबल लेयर्ड होता है ग्राम नेगेटिव में। दूसरा, ये पूरा बना होता है किस चीज का? पेप्टिडोग्लाइकैन का। और इसमें आप देखोगे कि आपको मिलेंगे लिपिड। ऑयल समझते हो? ऑयल देखा होगा कभी ना कभी। तो ऑयल जो है, ऑयल जब तुम बोलते हो तो ऑयल जो है वो बिलोंग करता है लिपिड फैमिली को। ऑयल का जो फैमिली का नाम है वो उसको क्या बोलते हैं यार? लिपिड फैमिली। तो यहां पर ये जो है ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है। ऑयल देखो पूरा है, ठीक है? तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन हो गए? लिपिड। इसके साथ यहां पर आपको मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक प्रोटीन का। ये देखो,
ये जो है ये कौन है? एक प्रोटीन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पोरिन। तो अब एक चीज सुनो, व्हाट इज पोरिन? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, लाल से लिख रहा हूं, है ना? कभी भी कोई चीज लाल से लिखी जाए तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसी फर्जी टाइम पास के लिए नहीं है। तो पोरिन जो है आपको याद रखना है, पोरिन का मतलब क्या होता है? ये लार्ज पोर्स हैं फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। ये पोर्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है? और ये जो बड़ा सा पोर है ना यार, पोरिन, लार्ज पोर्स, तुम बोलोगे सर काम क्या है इसका? फंक्शन ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल across outer layer of cell wall। ये क्या करेगा? इधर से ये एक्सचेंज कराएगा, मतलब चीजों का एक्सचेंज होगा, इधर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ठीक है? तो यहां पर एक्सचेंज चलता रहता है। और कैसे लोगों का एक्सचेंज चलेगा यार? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब क्या? पानी। फिलिक मतलब क्या? लविंग, यानी वाटर सोल्यूबल चीजें। व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? वाटर सोल्यूबल। हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो पानी में जो सोल्यूबल है मॉलिक्यूल्स, उनको आप क्या बोलते हो यार? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। और इनका ट्रांसपोर्ट, इनका एक्सचेंज करा सकते हैं ये। दूसरा, अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो ये वाला जो लेयर है, इनर लेयर, ये किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है? तो यहां पर क्या कंडीशन है आपको ध्यान रखना है कि आउटर लेयर मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड शुगर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यार? एलपीएस लेयर। एल स्टैंड्स फॉर लिपिड, पी फॉर प्रोटीन, एस फॉर शुगर। तो एलपीएस लेयर बोल दिया किसको? आउटर लेयर को। इसका जो कॉम्पोजिशन है ना, इसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन सिमिलर टू मेम्ब्रेन, similar to plasma membrane, therefore also known as outer membrane। इसको क्या भी बोल देते हैं यार? आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप रट लो, और फिर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा दूंगा तो अपने आप हो जाएगा। तो ये जो अंदर वाला जो लेयर है, ये किस चीज का बना होता है? इनर लेयर जो है ये किस चीज का बना है? सॉरी, इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पीजी बोल रहे तो पेप्टिडोग्लाइकैन। यहां पर सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकैन, यहां पर एलपीएस आउटर और अंदर वाला पेप्टिडोग्लाइकैन। ये कंडीशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना? बहुत बढ़िया उत्तम, ठीक है। और मानसी जी है ना, आप ना डॉक्टर बनने वाली हैं। ओपीडी में 36 घंटे रोक लेते हैं डॉक्टरों को, पता है कि नहीं बात? जिस प्रोफेशन को आप चूज कर रहे हो ना उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वहां अगर कहोगे कि सर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, तो वहां पे जो सीनियर डॉक्टर होगा वो बोलेगा कल से मत आना, ठीक है ना? ऐसे हाथ जोड़ के कहेगा वो, ठीक है, कल से मत आना ओपीडी ठीक है। तो ये जो 2-2 मिनट और 5-5 मिनट देखने वाले जो बालक है ना और बालिकाएं हैं,
या तो तुम अपना कलेजा मजबूत कर लो, ठीक है, और या तो अभी भी समय है, ठीक है। तो यहां पर जो है आप समझिए कि आप मेडिकल फील्ड में हैं एंड ये बहुत ही है ना, आप जिसको बोलते हैं कि आपने दे दिया, अपना बॉडी डोनेट कर दिया लोगों के लिए, ठीक है। पैसा भी कमाओगे बट बॉडी डोनेटेड है, ठीक है। तो आप अपने, आप बोलते हैं ना ऑर्गन डोनेशन, तो पूरी बॉडी की बॉडी डोनेट कर दी तुमने। ये मान के चलो तुमने जब चूज किया था नीट, तो नीट एग्जाम निकालना ही काफी नहीं है, उसके बाद का जो लाइफ है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू बोलने से पहले बालकों और बालिकाओं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखा करो। और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर जो है वो एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था अप्रैल 2020 में, तो वो कंप्लीट होता फरवरी 2021 में, और तुम्हारा जो चैप्टर चालू हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2021 में। तो आप समझिए कि वो खत्म कब होगा। तो सिलेबस जो है आपका ऑलरेडी वैसी क्रंच है टाइम का, तो आप जो है टाइम वाइम मत देखा करो यार, पढ़ लो अब जितना जो मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद मान के ले लिया करो उसको, ठीक है। हाँ, ग्राम नेगेटिव जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत बढ़िया तनवीर, ठीक है। देखो ये है कंट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं ब्रेक के बाद।